हेलो एवरीवन। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं कम एंड लर्न प्लेटफॉर्म पर। पिछली वाली वीडियो में हमने समझा था कि जो फार्मिंग है एक तरह से मेन एक्टिविटी थी पालमपुर के पीपल की। 75% ऐसे व्यक्ति थे पालमपुर के अंदर जो फार्मिंग के ऊपर डिपेंडेंट थे। और पिछली वाली वीडियो में हमने ये भी समझा था कि किस टाइप की क्रॉप कौन से सीज़न में पालमपुर के जो आदमी हैं वो उगाते थे। मल्टी क्रॉपिंग मेथड के बारे में भी समझा था। तो इस वाली वीडियो में हम मॉडर्न फार्मिंग मेथड और ग्रीन रेवोल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। You have seen that one way of increasing production from the same land is by multi cropping। हमने देखा था पिछली वाली वीडियो के अंदर कि मल्टी क्रॉपिंग होती क्या है। मल्टी क्रॉपिंग क्या होती है? जब एक ही लैंड पर एक से ज़्यादा क्रॉप उगाए जाए एक ही साल के अंदर, तो उसको हम मल्टी क्रॉपिंग कहते हैं। ये एक तरह से बेस्ट मेथड होता है प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए। और दूसरा मेथड क्या होता है हमारा? मॉडर्न फार्मिंग मेथड। मॉडर्न फार्मिंग मेथड से भी हम जो है प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। द अदर वे इज टू यूज मॉडर्न फार्मिंग मेथड फॉर द हायर yield। Yield is measured as a crop produced on a given piece of land during a single season। एक सीजन के अंदर एक लैंड के ऊपर कितना ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है वो किस में मेज़र किया जाता है? वो यील्ड के अंदर मेजर किया जाता है। Till the mid 1960s, the seed used in cultivation were tradition one with relatively low yield। तो 1916 तक हमने देखा था कि भाई जो ट्रेडिशन सीड का इस्तेमाल करते थे, जिससे कि भाई इतनी ज़्यादा उत्पादन नहीं होता था, इतना ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता था, बहुत ज़्यादा कम प्रोडक्शन होता था ट्रेडिशन सीड से, क्योंकि उसके अंदर हम फर्टिलाइज़र्स वगैरह का इस्तेमाल नहीं करते थे, इतनी ज़्यादा हाई प्रोडक्टिविटी वाली सीड्स का भी इस्तेमाल नहीं करते थे। मॉडर्न फार्मिंग मेथड तो था ही नहीं उसमें। उसके बाद क्या हुआ? जो ट्रेडिशनल सीड थी उसमें बहुत ज़्यादा कम पानी चाहिए होता है, लेस इरिगेशन होता था ट्रेडिशनल सीड के अंदर। फार्मर यूज़ काउ डंक एंड अदर नेचुरल मैन्योर एज अ फर्टिलाइज़र। जो फार्मर थे वो काउ डंक का इस्तेमाल करते थे और जो भी प्रकृति से बने हुए फर्टिलाइज़र होते हैं उसका इस्तेमाल करते थे। All these were readily available with the farmer who did not have to buy them। The Green Revolution in the late 1960s introduced the Indian farmer to cultivation of wheat and rice using higher yield variety of seeds। So Green Revolution हमारा लेट 1960 के अंदर आया। उसका ग्रीन रेवोल्यूशन ने जो है इंडियन फार्मर को बहुत ज़्यादा हेल्प करा था। HVY सीड को इंट्रोडक्शन में आए थे HVY सीड ग्रीन रेवोल्यूशन के अंदर, जिसके अंदर जो है वीट और राइस की सबसे पहले हमने टेस्ट किया था, जिसके अंदर हमें देखा गया था कि जो प्रोडक्शन का लेवल है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था कंपेयर टू द ट्रेडिशन सीड। अगर हम उसके साथ कंपेयर करते हैं अपनी ट्रेडिशन सीड के साथ, तो उसके साथ अगर हम कंपेयर करेंगे तो मॉडर्न फार्मिंग जो हेल्प करती है हायर यील्ड में, और HVY सीड जो थी उसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता था हमारा। नेक्स्ट इज the HVY seed promised to produce much greater amount of grain on a single plant। As a result, the same piece of land could now produce far larger quantity of food grain than was possible earlier। The HVY seeds however need plenty of water। HVY seed में क्या दिक्कत थी भाई? उसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता था। HVY सीड में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल किया जाता था, केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल किया जाता था, पेस्टिसाइड का इस्तेमाल किया जाता था अच्छा रिजल्ट आने के लिए, प्रोडक्शन के लेवल को हाई करने के लिए। अब हम अगर ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादा इरिगेशन का, ज़्यादा वाटर का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे हमारा ग्राउंड जो लेवल है वो भी डिप्लीट होता चला गया, और जो फर्टिलाइज़र से जो हमारी कल्टिवेटेड लैंड थी ना वो अब वेस्ट लैंड में परिवर्तन होना शुरू हो रहा है। तो जिसकी वजह से भाई सोल की जो फर्टिलिटी है वो भी कम होती चली गई। तो फर्दर मोर वी विल डिस्कस नाउ। ये कुछ मेथड्स हैं, जैसे इरिगेशन हो गया, पेस्टिसाइड्स हो गया, फर्टिलाइज़र हो गया, HVY सीड्स हो गया, डीजल हो गया, फार्म मशीनरी हो गया।
Higher yield were possibly only from a combination of HVI seed, irrigation, chemical fertilizer, pesticide. अगर हमें हायर यील्ड की आवश्यकता होती थी, अगर हमें हायर यील्ड की आवश्यकता होती थी तो हमें HVI सीड का इस्तेमाल करना ही पड़ता था। और HVI सीड में ज़्यादा इरिगेशन देखा हमने, ऊपर पढ़ा था कि भाई ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है, इरिगेशन भी होना चाहिए अच्छा खासा, फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल होता है, भाई प्रोडक्शन जब भी तो ज़्यादा होगी, ज़्यादा खाद वगैरह अगर पौधे को मिलेगा, न्यूट्रिएंट्स वगैरह मिलेंगे तो वो अच्छा पैदावार होगी, इसमें अच्छा उत्पादन होगा। पेस्टिसाइड भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है होते हैं जो बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देते हैं, जिससे कि बीमारी जो आती है वो नहीं आएगी क्रॉप्स के अंदर। Farmer of the Punjab, Haryana and Western Uttar Pradesh were the first to try out the modern farming method in the India. जो हमारे फार्मर थे, जो पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के जो किसान थे, उन्होंने सबसे पहले मॉडर्न फार्मिंग मेथड का इस्तेमाल किया था। तो यहाँ के फार्मरों ने क्या करा, ट्यूबवेल इंस्टॉल करने शुरू कर दिए इरिगेशन के लिए, HVI सीड खरीदे, केमिकल फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया अपनी खेती बाड़ी के अंदर। सम ऑफ देम बोट फार्म मशीनरी, भाई कुछ किसानों ने ट्रैक्टर वगैरह ख़रीदना शुरू कर दिया, थ्रेशर ख़रीदना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से भाई वो जल्दी से जो है अगर हम लोकल भाषा में अगर बात करें तो जैसे खेत को जोता जाता है, खेत को बाया जाता है, तो उस तरीके से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। टाइम भी कम लगता था ट्रैक्टर, और अगर हम थ्रेशर की बात करते हैं तो उसमें हमारा टाइम बहुत कम लगता है। इन पालमपुर द yield of the wheat grown from the traditional variety was 1300 kg पर हेक्टर। सो पहले अगर हम बात करें ट्रेडिशनल सीड से 1300 kg पर हेक्टर, एक किले के अंदर 1300 kg ग्रेन्स जो है हमारे निकलते थे, वीट निकलता था। और HVI सीड का इस्तेमाल करने के बाद 3200 kg जो है एक किले के अंदर पैदावार होती है, प्रोडक्शन होती है, जो कि एक तरह से लार्ज अमाउंट है, जिसकी वजह से जो भाई सेल्फ कंजप्शन में अगर फार्मर को यूज़ करना होता था तो वो रख लेते थे, और बाकी का जो सरप्लस अमाउंट था वो मार्केट में बेच के आ जाते थे, जिसकी वजह से उनकी कमाई होती थी। Now we will discuss the third topic, will the land sustain? लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्सेज, जो लैंड है एक तरह से एक नेचुरल रिसोर्सेज है, इट इज़ नेसेसरी टू बी केयरफुल इन यूज़। अगर हम इसका केयरफुल तरीके से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो एक्सस्ट हो जाएगी, इसकी जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो जाएगी, जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं होगा। प्रोडक्शन नहीं हुआ तो भाई भुखमरी आने के चांसेस हो जाते हैं। साइंटिफिक रिपोर्ट इंडिकेट दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्स बेस। तो साइंटिस्ट की एक रिपोर्ट में जारी हुआ कि भाई जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो भी फार्मर इस्तेमाल कर रहा है, जिस भी लैंड पर कर रहा है, तो उसकी वजह से जो है नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल अधिक हो रहा है। जैसे कि अगर हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर के लेवल की, अगर हम बात करते हैं ग्राउंड वाटर के लेवल की, तो वो बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सोइल की फर्टिलिटी है वो भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है अगर हम बात करते हैं, क्योंकि उसमें अगर हम नॉर्मल तरीके से बात करते हैं, अगर हम एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको समझाऊं तो अगर हम 1 हेक्टर की बात करते हैं, अगर एक टाइम पर आप एक जो है 10 किलो अगर आप फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हो, तो नेक्स्ट टाइम अगर आपको उतनी ही पैदावार चाहिए या उससे ज़्यादा प्रोडक्शन चाहिए तो आपको उसका डबल मतलब 20 kg पर हेक्टर में लगाना ही पड़ेगा। तो जिसकी वजह से जो है सोइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ हो रही है। इन मैनी एरियाज ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सोइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ केमिकल फर्टिलाइज़र। हमने बात कर ली कि भाई सोइल की फर्टिलिटी बहुत ज़्यादा कम होती जा रही है, क्योंकि जो है फार्मर जो है ना केमिकल फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा मात्रा में कर रहे हैं, जिसकी वजह से सोइल में एसिड का लेवल बढ़ जाता है, और एसिड के लेवल बढ़ने से वो क्रॉप उगाने में अनफिट हो जाती है। ऑल्सो द कंटिन्यूस यूज़ ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल इरीगेशन हैज़ लीड टू द डिप्लीशन ऑफ द वाटर टेबल। तो हमने बात कर ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा नीचे जाता जा रहा है। आपने सुना होगा पंजाब के अंदर वाटर लेवल का जो है बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है, 100-120 फुट पर पानी मिल रहा है जब वो ट्यूबवेल वगैरह लगा रहे हैं उनका। जो पंजाब की अगर हम बात करते हैं तो पंजाब ने भाई बहुत ही अच्छा काम किया है। अगर हम पास्ट की बात करें, उन्होंने पूरे
इंडिया को अपनी प्रोडक्शन लेवल से खाना खिलाया है, इतना ज़्यादा वीट ग्रोन करा है, उस टाइम पर वो जो फार्मर थे पंजाब के, वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते थे, और आज भी वो बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह से जितना वो पहले उनके जो लैंड से होता था ना प्रोडक्शन, उतना ही अब वो चाहते हैं, जिसकी वजह से वो डबल केमिकल फर्टिलाइज़र्स का इस्तेमाल करें, ज़्यादा खाद उसमें डाल रहे हैं खेत के अंदर, जिससे कि पैदावार उतनी ही हो जितनी पहले होती थी। अब हम बात करते हैं कि जो लैंड है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट की जाती है फार्मर के बीच में पालमपुर के अंदर। यू मस्ट हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट लैंड इज़ फॉर फार्मर। आप सभी जानते होंगे कि भाई फार्मिंग के लिए जो लैंड है वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल इंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। भाई जो भी खेती बाड़ी कर रहा है कि ये इतना ज़्यादा पॉसिबल नहीं है कि सभी के पास भरपूर मात्रा में लैंड हो, जिससे कि वो अपना भी भरण पोषण कर सके और सरप्लस को भी मार्केट के अंदर बेच सके। इतना ज़्यादा लैंड होती नहीं है किसी के पास। आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं, बहुत कम ऐसे व्यक्ति हैं जिनके पास इतनी लैंड होती है। इन पालमपुर अबाउट 1/3 ऑफ द 450 फैमिली वर लैंडलेस। 450 फैमिली थी टोटल, जिसके अंदर अंदर 150 फैमिली ऐसी थी जिसके पास कोई भी लैंड नहीं था। अ सिंगल पीस ऑफ लैंड वाज नॉट देयर। मोस्ट ऑफ देम वाज दलित एंड हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। इनमें से अधिकतर जो थे वो दलित थे, मतलब लोअर क्लास के पीपल थे, जिनके पास बिल्कुल भी लैंड नहीं थी कल्टीवेशन करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए। अब वो क्या करेंगे भाई, अपना भरण पोषण तो उनको करना ही है, तो दूसरों की लैंड पर जाकर फार्म लेबर की तरह काम करते थे, जिससे कि उनका भरण पोषण हो पाता था। ऑन द रिमेनिंग फैमिली हु ओन द लैंड, 240 फैमिली कल्टिवेट स्मॉल प्लॉट ऑफ द लैंड लेस देन 2 हेक्टेयर इन साइज। तो 240 फैमिली ऐसी थी जो 2 हेक्टर से कम वाले जो खेत होते हैं उनके पास थे। 240 फैमिली ऐसी थी जिनके पास 2 या 2 से कम खेत थे और उन पर अपना कल्टीवेशन करते थे। कल्टीवेशन ऑफ ईच प्लॉट डज नॉट ब्रिंग एडुकेट इनकम टू द फार्मर फैमिली। भाई अगर हम बात करते हैं, कभी प्रोडक्शन ज़्यादा होता है, कभी प्रोडक्शन कम होता है, कभी भाई इन्वायरमेंट हैजार्ड की वजह से प्रोडक्शन का लेवल भी कम होता हुआ देखा जा सकता है। तो इतनी ज़्यादा इनकम हो नहीं पाती थी कि भाई फैमिली की सारी नीडों को पूरा कर सकें, क्योंकि भाई कम लैंड होगी तो अगर डिमांड ज़्यादा होगी तो फिर कोलैप्स हो जाएगी थिंग्स। You can see the large number of small plots scattered around the village in the picture. These are cultivated by the small farmer. On the other hand, more than half of the area of the village is covered by the plots that are quite larger in size. In Palampur, there are 60 families of the medium and the large farmer who cultivate more than 2 hectares of land. A few of the large farmer have land extending over 10 hectares or more. तो 60 फैमिली ऐसी थी पालमपुर के अंदर जो कि बड़े जो फार्मर होते हैं ना, बड़े बड़े फार्मर, बड़े बड़े ज़मींदार कहते हैं, और जो बीच के जो होते हैं मीडियम साइज़ के जो ज़मींदार होते हैं, तो वो सभी जो थे 2 या 2 से ज़्यादा लैंड पर कल्टीवेशन करते थे। कईयों के पास तो 10 हेक्टर भी लैंड थी कल्टीवेशन करने के लिए। Now the next topic is who will provide the labor. After land, labor is the next necessary factor for the production. Land के बाद सबसे important जो factor है वो हमारा labor है। अगर हम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की बात करते हैं, सबसे पहले वाली वीडियो में हमने फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में समझा था। हमने 4 फैक्टर पढ़े थे, जो कि हमारा लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल था। तो पहला हमने लैंड के बारे में पढ़ लिया कि भाई लैंड किस प्रकार थी, कैसा पैटर्न वो यूज़ करते थे, किस प्रकार की वो सीड का इस्तेमाल करते थे। अब हम लेबर के बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। लेबर का क्या कुछ सिनेरियो था पालमपुर के अंदर। फार्मिंग रिक्वायर अ ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। स्मॉल फार्मर अलॉन्ग विद द फैमिली कल्टिवेट देयर ओन लैंड। अब जिनके पास भाई छोटी छोटी पीस ऑफ लैंड होती थी, छोटे छोटे खेत होते थे, तो वो जो घर के आदमी होते थे वो खुद ही काम कर लेते थे। अगर हम बात करें 2 या 10 हेक्टर्स वाली लैंड की, तो उसमें क्या होता है, लेबर की आवश्यकता होती है। क्या लेबर की आवश्यकता होती है। और जो जिनके पास अगर
लैंड नहीं होती थी कल्टीवेशन करने के लिए, फार्मिंग करने के लिए, तो इन लार्ज फार्मर के लैंड पर काम करते थे, और जिनकी वजह से रिप्लेस में उनको क्या मिलता था, वेजेस मिलते थे, जिससे कि उनका घर का खर्च वगैरह चलता था। उन सभी लेबरों को हम क्या बोलते हैं, फार्म लेबर बोलते हैं। मैंने इस शुरू वाली वीडियो में बताया था फार्म लेबर कौन होते हैं। फार्म लेबर मतलब मजदूर होते हैं, मजदूर होते हैं जो दूसरे बिग जो फार्मर होते हैं उनकी लैंड पर काम करते हैं, उनको हम फार्म लेबर बोलते हैं। फार्म लेबर कम ईदर फ्रॉम लैंडलेस फैमिली और द फैमिली कल्टिवेटेड स्मॉल पीस ऑफ लैंड। फार्मर कहाँ से आते थे, उन फैमिली से आते थे जिनके पास कोई लैंड नहीं थी, या उन फैमिलीज से आते थे जिनके पास छोटे छोटे खेत होते थे। अनलाइक फार्मर लेबर डू नॉट हैव एक सेकेंड राइट ओवर द क्रॉप ग्रोन ऑन द लैंड। जो फार्म लेबर होते थे उनका कोई भी हक नहीं होता था, कितनी भी भाई क्रॉप उगाई जाए, कितनी भी प्रोडक्शन हो, उस पर उनका कोई हक नहीं होता था। इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय द फार्मर फॉर हुम दे वर्क। जिसके लिए भी वो काम करते थे इन रिप्लेस वो क्या करते थे, उनको वेजेस प्रोवाइड करते थे। वेजेस मतलब पैसा दे देते थे, या कुछ प्रकार का, जैसे वीट अगर उगाते थे तो वीट दे देते थे, राइस की कमी होती थी तो राइस दे देते थे। वेजेस कैन बी इन कैश और इन काइंड्स ऑफ क्रॉप। तो कभी कभी भाई कैश भी दे देते थे और क्रॉप भी दे देते थे फार्मलेस लेबर को। सम टाइम लेबर्स गेट मील ऑल्सो। वेजेस वर वाइडली फ्रॉम रीजन टू रीजन। जो वेजेस का जो अमाउंट था ना, वो रीजन टू रीजन, प्लेस टू प्लेस वेरी करता था, क्रॉप टू क्रॉप वेरी करता था, और एक फार्म से दूसरे फार्म में भी वेरी करता था। मतलब एक सीज़न से दूसरे सीज़न में भी वेरी करता था। जैसे बुआई का टाइम होता है, एक जो है कटाई का टाइम होता है, दोनों में उनके जो वेजेस होते थे वो डिफरेंट होते थे, एज वी हैव सीन। अगर आप गांव के बच्चे होंगे तो आप सभी को इनको रिलेट कर सकते हो अपनी लाइफ के साथ, और अच्छे से समझ भी सकते हैं। देर इज़ ऑल्सो अ वाइड वेरिएशन इन द ड्यूरेशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अ फार्म लेबर माइट बी एम्प्लॉयड ऑन अ डेली बेसिस। या डेली भी काम कर सकते थे वे, और पर्टिकुलर सीजन में भी वो काम कर सकते थे। पर्टिकुलर एक्टिविटी लाइक थ्रेशिंग, जैसे कि कटाई का टाइम आता है तो पर्टिकुलर सीजन के अंदर, तो उस सीज़न के लिए जो बिग फार्मर होते थे वो लेबर को अपॉइंट कर लेते थे, लेबर को अपने यहाँ पर अपने घर पर रख लेते थे, जिससे कि वो अपना कार्य अच्छे से करवा सकें और कोई उनको दिक्कत ना आए। Dala is the landless farm labor who work on the daily basis on a daily wages in पालमपुर। जो डला थी वो डेली वेजेस के ऊपर काम करती थी पालमपुर के अंदर, और उसको डेली बेसिस पर ही पैसा मिलता था। जो गवर्नमेंट ने क्या सेटअप कर रखा था, 300 पर दिन, 300 रुपये आपको पर दिन के मिलेंगे अगर आप काम करते हो। तो पर दला को सिर्फ 160 रुपये दिए जाते थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी कंपटीशन होता था फार्म लेबर के लिए। इसीलिए जो दला थी उसने एक रामकली नाम की दूसरी फार्म लेबर से ये सिचुएशन को बताया, ये कंप्लेन करी। पर दोनों जो थी, दला और रामकली, एक तरह से बहुत ज़्यादा गरीब थी, और जो कि पालमपुर के अंदर रह रही थी। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज़ द कैपिटल नीडेड इन फार्मिंग। तो जो कैपिटल हेयर मीन्स मनी। अब मनी का अरेंजमेंट जो फार्मर थे वो कहाँ से करते थे भाई। मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो होता है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। वी टॉक अबाउट जो HEY सीड होती है बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होती है लेने के लिए, और जो केमिकल फर्टिलाइज़र होते हैं, पेस्टिसाइड्स होते हैं, वो भी बहुत ज़्यादा महंगे होते हैं। तो वो कहाँ से अरेंज करते थे मनी को। You have already seen that the modern farming method require a great deal of capital, so that the farmer now needs more money than before. Most small farmer have to borrow money to arrange the for the capital. तो जो छोटे छोटे फार्मर होते थे वो क्या करते थे, उधारी पे पैसा लेते थे, या बड़े जमींदार से, या बैंक वगैरह से, या विलेज के मनी लेंडर जैसे जमींदार होते हैं, और ट्रेडर से या बैंक से भी वो ले लेते थे, जिससे कि वो खरीद सके सीड्स वगैरह और केमिकल फर्टिलाइज़र वगैरह। द रेट ऑफ द इंटरेस्ट ऑन सच लोन इज़ वेरी हाई, दे आर पुट टू ग्रेट डिट्रेस टू रिपे द लोन। जो इंटरेस्ट था ना, इंटरेस्ट रेट था उस लोन पर, जो पैसा वो उधारी लेते थे वो बहुत ही ज़्यादा था, जिसकी वजह से कई बार तो देखा गया इंडिया के अंदर जो फार्मर है वो सुसाइड भी कर लेते हैं। इतना ज़्यादा लोन बढ़ जाता है, इतना ज़्यादा पेमेंट वो दे नहीं पाते हैं।
Second one is in contrast to small farmer, the medium and the large farmer have their own saving from the farmer. और जो मीडियम फार्मर और जो लार्ज फार्मर होते थे वो क्या करते थे, वो कुछ पैसा जो है बचा के रख लेते थे और जब सीज़न आता था तो HEY सीड वगैरह या फर्टिलाइज़र वो केमिकल फर्टिलाइज़र वो उस सेविंग से खरीद लेते थे. So come on the next topic, that is seventh topic, the sale of surplus farm product. इस वाले पैराग्राफ में कुछ ज़्यादा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, सिर्फ इसमें बताया गया है कि जो फार्मर है वो प्रोडक्शन करते हैं विद द 3 फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, दैट इज़ लैंड का हमने देख लिया, दूसरा फैक्टर है हमारा लेबर का हमने देख लिया, चौथा फैक्टर है हमारा फिज़िकल कैपिटल के बारे में हमने देख लिया. ये तीनों की सहायता से जो है एक फार्मर एक लैंड के ऊपर फार्मिंग करता है, कल्टीवेशन करता है, प्रोडक्शन करता है. तो जो अब सरप्लस का मैंने शुरू वाली वीडियो में समझाया था, जो सरप्लस क्या होता है कि जितना व्यक्ति अगर जैसे कि एक सेम पीस ऑफ लैंड अगर हम बात करते हैं उसमें प्रोडक्शन हुआ, बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ, तो कुछ वो अपने यूज़ के लिए रख लेगा और बाकी का जो उसने रखा है उसका कुछ बचा हुआ जो प्रोडक्शन होगा वो कहाँ पर बेच के आएगा, वो मार्केट के अंदर बेच के आएगा, जिससे कि उसको पैसा मनी मिलेगा, जिससे वो अपना लाइवलीहुड को अच्छे से कंट्रोल करेगा. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन पालमपुर. हमने देखा कि भाई देखो फार्मिंग कैसे होती थी. फार्मिंग जो था एक तरह से मेन एक्टिविटी था, पर फार्मिंग के अलावा भी पालमपुर के अंदर और भी बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ थी, जैसे डेयरी की हो गई, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चर की इंडस्ट्री सेटअप करना कर दिया था फार्मर्स ने, शॉपकीपर्स जो थे उन्होंने शॉप ओपन करना शुरू कर दिया था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी भी एक तरह से एक्टिविटी के रूप में देखा गया था, एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के लिए भी बुलोक कार्ट, घोड़ा गाड़ी, बोगीज का इस्तेमाल किया गया था. नाउ वी विल सी दिस नॉन फार्म एक्टिविटी इन ब्रीफ मैनर. वी हैव लर्नड अबाउट फार्मिंग एज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर. हमने देखा कि जो फार्मिंग है एक तरह से मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी थी पालमपुर के अंदर. वी शैल नाउ टेक अ लुक एट सम ऑफ द नॉन फार्म प्रोडक्शन एक्टिविटी. ओनली 25% ऑफ द पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर इंगेज्ड इन एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर. तो पहली जो नॉन फार्मिंग एक्टिविटी है पालमपुर के अंदर जो प्रैक्टिस की जाती थी वो थी डेयरी. Dairy is the common activity in many families of Palampur. People feed their buffalo on various kind of grasses and the jawar and bajra. हमने देखा था कि जो पालमपुर के फार्मर होते थे वो जवार और बाजरा उगाते थे. वो जो उनका ऊपर का जो मटेरियल होता, जो सीड्स वगैरह जो खाने लायक होता था वो उतार लेते थे, हार्वेस्ट कर लेते थे. बाकी का बचा हुआ बफेलो और जो काव होती थी उनको चारे के रूप में डाल दिया जाता था, जिसकी वजह से क्या होता था, एक तो दूध उत्पादन अच्छा होता था, प्रोडक्शन का मिल्क प्रोडक्शन जो था बहुत ज़्यादा हाई होता था, जिससे कि वो क्या करते थे सेल्फ कंजर्व कर लेते थे और बाकी का जो सरप्लस था वो मार्केट में जाकर बेच के आते थे, जिससे कि उनकी अर्निंग होती थी, जिससे उनका लाइवलीहुड ठीक होता था. टू ट्रेडर फ्रॉम द शाहपुर टाउन हैज सेट अप कलेक्शन कम चिलिंग सेंटर एट रायगंज फ्रॉम वेयर द मिल्क इज़ ट्रांसपोर्टेड टू फार अवे टाउन एंड सिटीज़. जो दो आदमी थे, दो ट्रेडर थे शाहपुर टाउन के अंदर, उन्होंने क्या कर रखा था, एक तरह से मिल्क को जैसे अलग अलग विलेज से एक जगह मिल्क जो है इकट्ठा किया जाता था और इस जगह से और की बाहर टाउन के अंदर या आउटर स्टेट जो है मिल्क को पहुंचाया जाता था. Next is an example of small scale manufacturing in Palampur. At present, less than 50 family are engaged in manufacturing in Palampur. So 50 ऐसी फैमिली थी पालमपुर के अंदर जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री सेटअप की हुई थी. वो अपने जो है टाउन के अंदर ही घर के अंदर ही सेटअप कर रखा था. बेसिक टूल का इस्तेमाल करते थे मैन्युफैक्चर करने के लिए. They are carried out mostly at home or in the field with the help of family labor, rarely labor hire. तो वो छोटे स्तर पर थी, तो जो घर के आदमी होते थे, औरतें होती थी, वे आपस में मिलकर काम कर लेते थे. बहुत ही रेयर कंडीशन होती थी जिसमें कि वो लेबर को हायर करते थे. द नेक्स्ट टॉपिक इज द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर. द नेक्स्ट इज द शॉपकीपर ऑफ पालमपुर. पीपल इन्वॉल्व इन ट्रेड आर नॉट मैनी इन पालमपुर. पालमपुर के अंदर हमने देखा था कि जो
पीपल हैं वो ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं है ट्रेडिंग के अंदर, गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए इतने ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं। पर जो है शॉप जो थी पालमपुर के अंदर वो थी, उसमें क्या होता था, जो शॉपकीपर होता था वो टाउन और सिटी से होल सेल मार्केट में से सामान खरीदता था और विलेज में आकर अपनी दुकान पर, अपनी शॉप पर उन सामानों को बेचता था। जैसे कि राइस हो गया, वीट हो गया, शुगर हो गया, टी हो गया, बिस्किट्स हो गया, सोप हो गया, टूथपेस्ट हो गया, नोटबुक हो गई, एक्सेट्रा जो भी है वो लेके आता था होल सेल्स में और विलेज में आके अपनी शॉप पर बेच दिया करता था। अब जिन जिन पीपल के पास बस स्टैंड के पास ज़मीन होती थी तो वो क्या करते थे, वहाँ पर थोड़ा सा स्पेस वैकेंट कर कर उसमें अपनी शॉप खोल लेते थे, जो कि वहाँ पर अपना बिस्किट्स वगैरह, चाय वगैरह की टी स्टॉल लगा लेते थे। पालमपुर के अंदर ये भी चीज़ हमें देखने को मिली है। द नेक्स्ट इज़ द ट्रांसपोर्ट ऑफ फास्ट डेवलपिंग सेक्टर। जो ट्रांसपोर्ट था पालमपुर के अंदर, अब वो डेवलप होता शुरू हो गया था, क्योंकि जो सामान है एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए हम भाई सिर पे तो हम लेके नहीं जा सकते ज़्यादा सामान, तो हमें किसकी आवश्यकता होती है, ट्रांसपोर्ट की आवश्यकता होती है, जो कि एक जगह से दूसरी जगह सामान को लेके जाएगा। तो कौन कौन सी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल थी, रिक्शा थी हमारे पास, टोंगा ड्राइवर थे, जीप से, ट्रैक्टर से, ट्रक से ट्रक ड्राइवर थे, एंड पीपल ड्राइविंग इन द ट्रेडिशन ब्लॉक कार्ड बोगीज आर involved in such transport services. They ferry people and goods and service from one place to another. वो क्या करते थे, सामान को, गुड्स को या आदमियों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते थे। अगर एक आदमी को एक टाउन से दूसरे टाउन जाना था तो वो भी ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करते थे। द नंबर ऑफ द पीपल इन्वॉल्व इन द ट्रांसपोर्ट है ग्रोन ओवर द लास्ट सेवरल ईयर। अगर हम पिछले कुछ सालों की बात करते हैं तो पीपल का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा देखने को मिला हमें ट्रांसपोर्ट सर्विसेज के अंदर। दैट्स ऑल गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। और कैसी लगी इस वीडियो के बारे में आप मुझे कमेंट में पिन डाउन करके बता सकते हैं। थैंक यू गाइस।